हे गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। आज मैं आपके लिए लाया हूं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, मैंने गवर्नर बंगाल के करा चुका हूं मैं। ठीक है, इससे पहले वाला पार्ट में जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लीज एक बार जाके प्लेलिस्ट में देख सकता है। अब मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूं आपको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर इसके बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वाइसरॉय। इस तरीके से मैं ये सीरीज लेके चल रहा हूं। ठीक है, सो हम फोकस करते हैं अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पे। क्या है देखिए, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में पहला है बात हो रही है। जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स, इंपोर्टेंट गवर्नर्स हैं यहाँ पे, मैंने उनको कवर कर रहा है। 1773 से 1785 तक का इसका पीरियड रहा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन बंगाल प्रेसिडेंसी। सो देखिए इसमें क्या क्या इसने किया था। इंडियन डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, इससे पहले क्या था, रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है ना। सो उसने क्या कर रखा था आपको पता होगा, मैंने इससे पहले स्लाइड, अगर जिसने देखी है इससे पहले वाला आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख ली, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो उसमें क्या कर रखा था, डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम बना रखा था। उस डुअल गवर्नमेंट में क्या था, दो सिस्टम, रेवेन्यू के लिए कंपनी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिप्टी दीवान, इस तरीके से उसने बना रखे थे। सो ये सिस्टम को क्या कर दिया, यहां पे खत्म कर दिया। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, दूसरा, कलकत्ता को क्या डिक्लेयर कर दिया, कैपिटल ऑफ बंगाल। कलकत्ता को कैपिटल ऑफ बंगाल डिक्लेयर कर दिया, राजधानी डिक्लेयर कर दिया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी इसी के समय में आया। देखिए, जिसने भी पॉलिटी का सीरीज नहीं देखा, पॉलिटी का पार्ट नहीं देखा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने पढ़ाया है यहाँ पे, ये प्लीज वो वहां पे जाके देख ले। कंपनी रूल उसमें है ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और दूसरा एक और चीज है उसमें, आपका पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ये दोनों चीज वहां से थोड़ा कवर कर ले। बाकी यहाँ पे मैंने क्या दो बातें बताई हैं, फेडरल कोर्ट भी स्टेब्लिश हुआ था इसी रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान, और सर एलिजा एम्पे को पहला चीफ जस्टिस बनाया गया था, पहला जज। ठीक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, फेडरल कोर्ट। सो ये स्टेब्लिशमेंट भी हुई थी। ठीक है, स्थापना हुई थी 1773 में। इसी के काल में जो बातें हुई हैं मैं वो बता रहा हूं। एडॉप्टे क्विनियल सिस्टम। क्विनियल सिस्टम का मतलब होता है इस्तमरारी सिस्टम। इस्तमरारी सिस्टम का मतलब होता है एक सिस्टम बना दिया उसने, क्या, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का। मतलब जो भी हाई बिडर होगा, एक ऑक्शन कराएगा, उसमें क्या होगा, कई ये आएंगे, कई जो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए एक 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 योजना बनाई उसने कि जो भी मेरे को हाई बिड देगा, ऑक्शन कराने का सिस्टम कर दिया। ऑक्शन हो रहा है, ठीक है, अब जिसने भी ज्यादा बोली लगाई तो उसको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा कि तुम्हें इस रीजन का लैंड कलेक्शन का काम देखना है, और उसका पीरियड रख दिया 5 साल तक। तो ये एक सिस्टम उसका था। तो कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए वो कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन क्या हो रहा था, ये रिफॉर्म्स कुछ ऐसे हो रहे थे, इसके फेल हो जा रहे थे। तो 5 साल वाला जो ये चल रहा था फेल हो गया था। इसने ये करा था 72 में लाया था ये इस्तमरारी सिस्टम। 5 साल तक जो लैंड रेवेन्यू वो कौन कलेक्ट करेगा, जो भी हायर बिडर होगा, जो भी ऑक्शन में सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो ही कलेक्ट करेगा लैंड रेवेन्यू। ठीक है ना, कर, टैक्स। तो 5 साल तक का लगाया, लेकिन ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो 1777 में फिर से उसने क्या, अब ईयरली सिस्टम लगा दिया। क्या, अब सालाना वाला सिस्टम लगा दिया। ऑक्शन तो होगा, हाई बिडर भी उसमें कलेक्ट करेगा, लेकिन टाइम जो है वो चेंज कर दिया, क्या, 1 साल। ठीक है ना। सो इसको ध्यान रखेंगे। और एक बात और बता दूं इसमें, इसीलिए इस सिस्टम को भी कहा जाता है, इस समय को कहा जाता है ट्रायल एंड एरर पीरियड, क्योंकि इसने रिफॉर्म्स लाने के लिए किस, जैसे यहां पे लैंड रिफॉर्म्स लाया, यहां पे आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट, उसने उसके लिए न्यू ऑफिस का इंट्रोडक्शन दिया। मैजिस्ट्रेट के लिए जैसे यहां पे लिखा है, देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का न्यू ऑफिस मतलब लैंड रेवेन्यू कलेक्टर, उसको निर्धारित कर दिया कि वो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड काम करेगा, कौन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एक नया ऑफिस बना। मैजिस्ट्रेट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, प्रशासनिक कार्य का। तो ये 1772। तो इस तरीके की कुछ काम करने के कारण तो उसने कोशिश करी कुछ रिफॉर्म्स लाने की,
लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एरर भी हुई, कुछ गलती भी हुई, वो नहीं हो पाए उस तरीके से जिस ढंग से। सो इसको एक तरीके से ट्रायल एंड एरर पीरियड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। सो दूसरी बात, फंडेड एंड इनकरेज्ड। अब एक चीज दिखा रहा हूं मैं यहां पे, इसने क्या फंड किया और इनकरेज किया। एक किताब है अ कोड जेंटू लॉज या ऑर्डिनल्स ऑफ पंडित, 1776 में ये पब्लिश हुई थी, 1776 में पब्लिश हुई थी। हालांकि इसकी जो मैं कहूं फर्स्ट कॉपी थी वो नहीं हुई थी, ये पायरेट जो हो गई थी वो पहले ज्यादा निकल गई थी। ओरिजिनल जो इसकी फर्स्ट कॉपी थी वो पब्लिश भी नहीं हो पाई थी, पायरेसी हो गई थी इसकी ज्यादा। ये थी क्या एक्चुअली में, ये किताब क्या थी? ये कुछ नहीं, बेस्ड ऑन मनुस्मृति के जो मॉरल कोड रहते हैं लॉ के, सो वही यहां पे लिखे थे। इन्होंने क्या ट्रांसलेट करवाए थे, ठीक है, एक जो भी इनका ग्रामेरियन था उससे ट्रांसलेट करवाया था इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के और उसको अपना नाम दे दिया उस किताब का, अ कोड जेंटू लॉज या ऑर्डिनल्स ऑफ पंडित्स। तो ये किताब का नाम भी दे दिया उन्होंने, यानी कहां से लिया? मनुस्मृति से लिया। सोचिए, इंडिया के ही लॉ बस अपनी भाषा में थोड़ा सा बदल के दिखा दिया, संस्कृत को इंग्लिश में चेंज कर दिया, ठीक है ना। 1781 में क्या हुआ, कलकत्ता मदरसा सेटअप टू ट्रेन ऑफिशियल अबाउट इस्लामिक शरीयत या इस्लामिक शरीयत मींस लॉ। देखिए 1781 में क्या हो गया, मदरसा सेटअप कर दिया, ठीक है, ताकि जो भी उनके ऑफिशियल हो जो इस्लामिक लॉ है उसको भी थोड़ा सा जानने को मिले, समझ सके। तो उसके लिए देखिए मकताब, जामिया और मदरसा मैंने लिखा है। मकताब प्राइमरी लर्निंग का सेंटर बनाया छोटे, और जामिया सेकेंडरी लर्निंग, मदरसा हायर लर्निंग, ये लेवल होते हैं ना प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी, उस तरीके से मकताब, जामिया और मदरसा, इनका भी क्या करी, सेटअप करा, निर्माण करा। पिट्स इंडिया एक्ट अभी मैंने बताया था, ये मेरी जिसने नहीं देखी है पहली वाली वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप पॉलिटी में देख सकते हैं। तो ये चीज आपको पिट्स इंडिया एक्ट वहां से कवर करने मिलेगा, जिसमें क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनकी पोस्ट आ गई थी, ठीक है, इन्वेस्टर जो थे प्रोप्राइटर्स, तो ठीक है, उसको वहां से आप कंट्रोल कर लेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज लिखी है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कलकत्ता एस्टेब्लिश हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी एक्चुअली में ये क्या था, ये एक ऐसा सोसाइटी बनाई थी, ऐसा ग्रुप बनाया था जिसमें क्या था, ट्रांसलेशन का मोस्टली काम होता। विलियम जोनस इसका जो हेड था, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, ट्रांसलेशन का काम होता था, चाहे जर्मन में हो, इस संस्कृत से किसी और लैंग्वेज, इंग्लिश में हो, जर्मन में हो, ठीक है, ये होता था। जैसे 1785 में, हालांकि इसके टाइम के बाद मैं बता दे रहा हूं क्या क्या जो ट्रांसलेशन हुए उसको, भगवद गीता का ट्रांसलेशन करा किसने, चार्ल्स विल्किंसन, ध्यान रखेंगे 1785 में। 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का करा विलियम जोनास। 1790 में वेद का करा किसने, मैक्स मूलर। ये क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं, ठीक है। 1837 में करा अशोकाज एडिक्ट, जो भी इंस्क्रिप्शंस थे अशोक के, चाहे वो पिलर की फॉर्म्स में हो, चाहे केव की फॉर्म्स में हो, चाहे स्टोन की फॉर्म्स में हो, ठीक है ना, तो वो सब का भी क्या जेम्स प्रिंसेप ने क्या करा, उसको भी पहचाना क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा, ठीक है ना। सो अब बात करते हैं, मैं कुछ और यहां पे देखिए, एक इंपीचमेंट लिखा है। इससे पहले मैंने बताया तो रॉबर्ट क्लाइव पे भी इंपीचमेंट का मुकदमा चला था, भाई इस पे भी चला, चार्जेस इस पे भी करप्शन के थे। एक राजा था, एक ट्रेडर था, नंद कुमार, राजा नंद कुमार एक ट्रेडर था। सो इसने आरोप लगाए थे, किस पे, इस पे लगाए थे हेस्टिंग पे, कि इसने जो नवाब है उस समय का, वहां का बंगाल का नवाब था, उसकी वाइफ से भी ब्राइब ली है, और साथ ही साथ करप्शन बहुत ज्यादा इसके ऑफिस में भी चल रहा है, और इसकी प्रेसिडेंसी में भी करप्शन है। तो इस तरीके के आरोप इस पे लगे गए थे। सो इसके लिए जब ये लंदन गया था, सो इस पे इम्पीचमेंट हुई थी, इसका काफी टाइम तक इस पे केस चल रहा था ये, लेकिन कुछ टाइम बाद, तकरीबन अराउंड 10 साल बाद इसको राहत मिल गई थी इस केस से। लेकिन राजा नंद कुमार को इस केस से ही पहले, जब इसने केस लगाया था, आरोप लगाया था इस पे
किस पे, हेस्टिंग पे। तो नंद कुमार को उल्टा फंसा दिया गया था। और इतिहास की अगर देखा जाए किसी इंडियन की पहली फांसी हुई तो यही था, राजा नंद कुमार, इसकी ही पहली फांसी हुई थी। ठीक है, इंडिया में जिसकी पहली फांसी हुई इतिहास में अगर देखा जाए ब्रिटिशों के द्वारा इंडियंस की, वो था राजा नंद किशोर, इसकी पहली फांसी करवाई गई थी। इसी को उल्टा केस में फंसा दिया। देखिए जब हेस्टिंग आया, मैंने पहले बताया 1773 में क्या हो गया था, फेडरल कोर्ट बना। फेडरल कोर्ट बना तो भाई उसको कोर्ट का फैसला फिर कहां पे पहुंचेगा, उसी के हक में रहेगा, वो ब्रिटिश है। मोस्टली यही सब होता था। और सर एलिजा एम पे उस चीफ जस्टिस बने तो उसी के साथ, तो ये गवर्नर जनरल था भाई, कैसे। और ये एक ट्रेडर था, ठीक है ना। कोशिश बहुत करी गई लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी शायद कहीं ना कहीं नहीं थी, और इसको फिर फांसी पे चढ़ा दिया गया। उसका फिर वहां पे क्या हुआ, लंदन में इम्पीचमेंट भी हुआ काफी टाइम तक, और लास्ट में वॉरेन हेस्टिंग को फ्री कर दिया गया इस केस से। तो ये कुछ पॉइंट्स थे वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस के बारे में, क्या क्या रिफॉर्म्स रहे उसके केस में, वो भी देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आ चुके हैं। क्या लिखा है, लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस 1786 से 96 तक का इसका कार्यकाल था एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसने क्या करे, कई रिफॉर्म्स करे, कई सुधार करे, जैसे पुलिस के टर्म्स में, सिविल सर्विसेज की सेवाओं में, जुडिशियल और रेवेन्यू के रिफॉर्म्स में। जो सिविल सर्विसेज की बात करूं तो आईएएस पीसीएस, जो मॉडर्न इंडिया का जो हमारा इस समय चल रहा है, वो मॉडर्न सिविल सर्विसेज, ठीक है, इंडियन के रेस्पेक्ट में। सो उसका भी कुछ रिफॉर्म्स करे। हम देख लेते हैं क्या क्या थे। पहले पुलिस रिफॉर्म्स की बात करूं, देखिए यहां पे लिखा है, पहले क्या होता था, जमींदार पुलिस जो थी जमींदार के लिए कार्रवाई या काम करती थी। लेकिन जब इसका कार्यकाल हुआ तो इसने पुलिस रिफॉर्म्स को सोचा करना चाहिए। सो इसने क्या करा, जगह जगह थाने की व्यवस्था कर दी, और कुछ ग्रुप ऑफ पुलिस स्टेशन ऐसे बनाए जो एक सर्किल कहलाया जाने लगा, और उसका जो हायर अथॉरिटी थी उसका नाम रखा सुप्रिटेंडेंट, एसपी या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और डीएसपी भी बनाए कुछ, ठीक है। तो इस तरीके के इसने, पहले ये व्यवस्था नहीं थी, पहले ये एसपी डीएसपी फिर जो दरोगा, ये व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। पहले क्या जमींदार लोग अपने हिसाब से लठैत वगैरह रख लेते थे, ठीक है। सो इसने क्या करा, ये सिस्टम को चेंज करा, ठीक है, और पुलिस स्टेशन या थाने की व्यवस्था को लागू करा, जिससे कोई समस्या, जैसे किसी एक आम इंसान को अगर कोई एरिया में, जैसे आज जो समस्या होती है पुलिस स्टेशन में, कुछ दंगे फसाद या नॉर्मल समस्या होती है, तो हम क्या पुलिस स्टेशन में कार्रवाई करवाने के लिए जाते हैं, एफआईआर वगैरह। तो वैसी ही योजना वहां से लागू कहां से हुई, वही समय था किसका, कॉर्नवालिस का। यानी पुलिस रिफॉर्म्स, ये जो आज पुलिस वगैरह है हमारे लिए, ये सब उसी समय से है, ठीक है ना। सो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था इसका, इसलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ पुलिस रिफॉर्म। कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पुलिस रिफॉर्म। मैंने लिखा है ना, ग्रुप ऑफ पुलिस स्टेशन को सर्किल कहा जाता है, जिसका हेड कौन बनाया गया था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है ना। और पुलिस स्टेशन सेटअप करे गए थे, दरोगा हेड था उसका, थाने, ठीक है ना। अब बात, और जो जमींदार की पावर थी उसको तो सीधी सी बात है, पहले वो लठैत उठैत रख लेते थे, अब उसकी पावर हो गई खत्म। यानी अगर सीधे लठैत मार दिए ना तो पुलिस में कंप्लेन हो जाएगी, ये वो सिस्टम हो गया था, ठीक है ना। सो ये हुए थे कुछ रिफॉर्म्स। उसके बाद सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म्स में अगर हम बात करें, कंपटीशन एग्जाम उसने चालू कर दिए थे, आईसीएस 1853 से, पहले ये बता दूं, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज। और अगर देखा जाए तो पहला इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम इंडियन क्रैक करने वाला कौन था, बताइए तो, सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई, बड़े भाई, ठीक है। पहला इंडियन, अगर क्वेश्चन आता है कि पहला इंडियन कौन था जिसने आईसीएस एग्जाम क्रैक करा था, सो सत्येंद्रनाथ, ठीक है, टैगोर। उसके बाद ही इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न डे सिविल सर्विस, हाँ बिल्कुल भाई, इंट्रोड्यूस करा था उसने, तभी तो कंपटीशन ये स्टार्ट करा था, इसलिए इसको भी क्या कहा जाता, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, आईएएस पीसीएस, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज।
भाई ऐसे काम कर रहे हैं इसलिए कहा जाता है। और 1793 में कॉर्नवालिस कोड फॉर्म्ड बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर। कॉर्नवालिस संहिता कह लो, कलेक्शंस कह लो, या फिर कॉर्नवालिस कोड कह लो, ये एक्चुअली में क्या था, ये एक संहिता कलेक्शन बनाया था उसने, जिसमें क्या कर रहा था, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, इनको क्या कर रहा था, बंटवारा, डिवीजन करके दिखा रहा था वो, कि भाई ये पावर अलग होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी पावर को अलग कर दिया था इसने, यानी सेपरेट करा मैजिस्ट्रेट पावर ऑफ एन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से मैजिस्ट्रेट पावर जो है उसको भी एग्जीक्यूटिव कर दिया था। यानी जो जुडिशरी पावर है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक और न्यायिक, ये दोनों व्यवस्था को क्या कर दिया उसने, अलग कर दिया। पहले ये व्यवस्था एक थी, ठीक है ना। कॉर्नवालिस कोड करके क्वेश्चन भी आ जाता है, क्या है कॉर्नवालिस कोड, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर, यही कॉर्नवालिस कोड है, कॉर्नवालिस संहिता या कॉर्नवालिस कलेक्शन। उसके बाद जुडिशियल पावर के बारे में अगर बात करूं तो क्या क्या इसने सुधार करे, न्यायिक, देख लेते हैं। गिव पावर टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट की पावर दे दी इसने, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट की पावर दे दी। जब यहां सेपरेशन हो गया, ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, तो उसको उस पूरे डिस्ट्रिक्ट की पावर दे दी। स्टार्टेड रूल ऑफ लॉ। देखिए, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है, जैसे अगर आज हम रह रहे हैं, आज क्या है, आज रूल ऑफ लॉ है, ये ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट ही है, इसको नेगेटिव टर्म्स में लेते हैं। कारण क्या है, देखिए ब्रिटिश का रूल ऑफ लॉ में इसमें होता क्या था, जो पावर है, ठीक है, कि आज ये व्यक्ति इतना बड़ा है, कोई पैसे में ज्यादा बड़ा है, हम यहां पैसे में कम है, लेकिन लॉ दोनों के लिए क्या है, समान है, यही है रूल ऑफ लॉ। यानी लॉ क्या होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ बराबर है, सब समान, सिटीजन के, जो भी यहां का सिटीजन है सबके लिए क्या, लॉ समान है, यही है रूल ऑफ लॉ। यानी ये स्टार्ट करा था उसने रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना। उसके बाद स्टेबलाइज 4 दीवान कोर्ट्स, कलकत्ता, ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद, 4 दीवान कोर्ट को भी स्थापित करा था, स्थापना करी थी उसने, ठीक है, कलकत्ता, ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद, ध्यान रखेंगे। फिजिकल वर्क या कंस्ट्रक्टिव वर्क फॉर प्रिजनर, जो भी कैदी हुआ करते थे उनको पहले तो कोई फिजिकली हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा, इस तरीके की व्यवस्था करी। और दूसरी बात, हालांकि ये बात सुन के मेरे को हंसी आ गई, क्योंकि आपको तो पता है कितने फ्रीडम फाइटर हमारे रहे हैं और क्या हार्म हुआ क्या नहीं हुआ, कितना तकलीफ सह के आज देश आजाद है। ये नाम का था मेरी राय में तो, सही बताऊं, क्योंकि यहां लिखा है फिजिकल वर्क करवाई जाए भैया, या कंस्ट्रक्टिव वर्क जैसे बुनाई, कढ़ाई, आटा चक्की, ठीक है, व्यवस्था करी, लेकिन भाई उनको फिजिकली टॉर्चर भी तो करा जा रहा था। लेकिन इसमें कहा गया था कि उनको कैदी को क्या, प्रिजनर जो रहेगा, फिजिकली टॉर्चर नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी देखते हैं। फिर ये क्या है, आई विटनेस को क्या इंपोर्टेंस दी, आई विटनेस को इंपोर्टेंस दी। पहले ये व्यवस्था नहीं थी कि आई विटनेस की वैल्यू हो, ठीक है ना। तो आई विटनेस एक यहां पे कॉन्सेप्ट आया जुडिशियल रिफॉर्म्स में। सो ये तो रहे 3 रिफॉर्म्स। अब रेवेन्यू रिफॉर्म्स रह गया है, उसको अभी कवर कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट हमने लिखा है रेवेन्यू रिफॉर्म्स, ठीक है। अभी तक हमने पुलिस, सिविल सर्विसेज और जुडिशियल रिफॉर्म्स को देखा था, अब हम यहां देख रहे हैं रेवेन्यू रिफॉर्म्स। देखिए इसमें क्या था, इसमें 3 बातें मैंने लिखी हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन और क्या कंसिक्वेंसेस हुए थे, परिणाम क्या हुए थे। सो पहले तो रेवेन्यू रिफॉर्म्स को जानने के लिए यहां पे पहले हम जानते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लक्चुएशन एंड इनकम। फ्लक्चुएशन मतलब इनकम जो थी कभी बढ़ रही थी कंपनी की, कभी घट रही थी, तो एक स्थिर नहीं रह रही थी या बढ़ ही नहीं रही थी, पता ही नहीं चल रहा था ये क्यों, ऐसा कारण क्या है। और लैंड रेवेन्यू मेन कंसर्न, एक्चुअली में क्या था, जो लैंड रेवेन्यू था, ठीक है, वही मेन रीजन था यहाँ का। जो इनकम क्या है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, मेन सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि इसकी क्या थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की वो लैंड रेवेन्यू थी। हालांकि वो ट्रेडिंग तो था लेकिन साथ साथ लैंड रेवेन्यू से उनको बहुत ज्यादा मुनाफा होता था। लेकिन जमींदार या साहूकार जो लोग होते थे वो इसका बेनिफिट
गवर्नमेंट मींस कंपनी तक पहुंचने ही नहीं देते थे, वो खुद में ही मुनाफा कमा लेते थे। या फिर क्या होता था, पहले पीजेंट्स जो होते थे, किसान जो होते थे, वो अपना मुनाफा खुद कमा लेते थे और कंपनी तक नहीं पहुंच पाता था। तो ये क्या एक तरीके से कभी कभार कंपनी मुनाफे में जाती थी, कभी कभार घाटे में जाती, तो ये एक प्रॉब्लम थी कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। सो इसलिए एक कारण बना ये रेवेन्यू रिफॉर्म्स लाने का। सॉल्यूशन क्या ढूंढा गया इसका? सॉल्यूशन था, फिक्स्ड कर दिया उसने लैंड रेवेन्यू को 10 साल के लिए। बेस ईयर मान लिया 1765 को, 1765 को बेस ईयर मान के 10 साल तक फिक्स कर दिया लैंड रेवेन्यू का सिस्टम कि इतना है तुम्हारा लैंड रेवेन्यू, इतने जमीन से इतना आना चाहिए 10 साल तक। लेकिन 1793 में फिर क्या हुआ, इसको बंद करके इसको क्या करा, इसको क्या करा, परमानेंट कर दिया। परमानेंट करने का मतलब जो सिस्टम चल रहा था 10 साल बेस ईयर को मान के, अब परमानेंट कर दिया। और उसमें क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे उनको जो भी जमींदार जो थे, जो टैक्स मिल रहा था, जो भी रेवेन्यू मिल रहा था, उसका 10वां भाग उन्हें देना था 11वें में से, और एक भाग सिर्फ जमींदार को रखना था 11वें में से। ठीक है ना? और यही सिस्टम कहला रहा था जमींदारी सिस्टम, इस्तेमरारी सिस्टम, या बंदोबस्त, या परमानेंट सेटलमेंट, या इसको और कहते हैं सिस्टम ऑफ जॉन शोर। तो इस तरीके से इनका नाम भी दिया गया। ये कहां कहां इंप्लीमेंट करा, कहां कहां लागू करा, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, इंदौर, तमिलनाडु। यानी मोस्टली अगर देखा जाए तो 19% पार्ट ऑफ इंडिया लगभग पूरा इसी परमानेंट सेटलमेंट पे चल रहा था उस समय। ठीक है ना? यानी इसमें क्या हो रहा था, जो भी टैक्स मिल रहा था, रेवेन्यू मिल रहा था, उसका 10वां भाग, 11वें में से 10वां भाग कौन ले रहा था? ब्रिटिश। और जो एक भाग ले रहा था जमींदार। ठीक है। दूसरी बात बता दूं, जमींदार एज ऑनर ऑफ लैंड कहला रहा था। जो मालिकाना हक जिसका बता रहे थे उस जमीन पे, वो पीजेंट का, किसान का ना होके वो कौन बन जा रहा था? जमींदार। एक सनसेट लॉ आया यहां पे, सनसेट लॉ, सॉल्यूशन निकाला रेवेन्यू का इसका। तो क्या एक सनसेट लॉ लाया। सनसेट लॉ का मतलब ये हो गया, कभी कभार क्या होता है, कोई जमींदार टैक्स को टाइम पे नहीं दे पा रहा था। सो ये भी एक फ्लक्चुएशन और इनकम का कारण था कि नहीं बढ़ रही थी, बार बार उल्टा डिक्रीज हो रही थी इनकम ईस्ट इंडिया कंपनी की। सो ये महत्वपूर्ण कारण था कि जमींदार लोग क्या, या तो वो दबा ले रहे थे धन, ठीक है, टैक्स, या समय पे नहीं दे रहे थे। सो इस केस में क्या हो रहा था, सनसेट लॉ का मतलब यहां ये बना दिया कि एक निर्धारित समय दे दिया कि ये समय है, इस जमींदार को इतने समय तक अपना टैक्स जो है वो चुकाना है। ठीक है, अपना टैक्स जो बन रहा है लैंड रेवेन्यू वो चुकाना है। और टाइम क्या, सनसेट से पहले पहले। ठीक है ना, सनसेट से पहले पहले, सूरज डूबने से पहले पहले ये समय है, इसको ये चुकाना है। अगर जो नहीं चुका पाएगा वो अपनी जमींदारी खो देगा। बस ये बात थी यहाँ पे, इसलिए यहाँ का इसका नाम दिया सनसेट लॉ। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये सनसेट लॉ इसलिए नाम दे दिया। अब इसके देखो सॉल्यूशन देख लिया हमने, प्रॉब्लम क्या थी, फ्लक्चुएशन हुआ था, सॉल्यूशन इस तरीके से परमानेंट सेटलमेंट करा। और कंसीक्वेंसेस क्या थे, परिणाम क्या निकले, इसको लागू तो कर दिया, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। अब इसको परिणाम क्या निकला भाई, देखते परिणाम में सबसे ज्यादा किसको हानि होगी? ऑब्वियसली पीजेंट को, किसान को। पॉवर्टी इंक्रीज हो गई क्योंकि टैक्सेशन हाई हो गया ना, पॉवर्टी इंक्रीज हो गई। जब ब्रिटिश जमींदार को उंगली कर रहे हैं तो भाई जमींदार सीधा बेचारा गरीब आदमी किसान पे उंगली करेगा, उनसे टैक्स ज्यादा वसूलेगा और देगा वहां ब्रिटिश को कम, है ना क्योंकि ब्रिटिश को ज्यादा चाहिए। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, ज्यादा टैक्स, और जब ज्यादा टैक्स होगा तो पॉवर्टी आ जाएगी भाई, गरीबी। भाई उनके पास ही कुछ नहीं बचेगा ना, किसान क्या करेगा जब टैक्स में सब कुछ गुजारा कर देगा तो बचेगा क्या? दूसरा, पीजेंट स्टार्टेड लूजिंग कंट्रोल ऑफ देयर लैंड। फिर धीरे धीरे किसान अपनी ही भूमि का क्या हक खो दे रहे थे कि अब उनका मालिकाना हक नहीं बन पा रहा था, क्योंकि ऑनर अब बना दे रहे, ये रूल निकल गया ऐसा। तो इसमें क्या हो गया, कंपनी रूल में परमानेंट सेटलमेंट बना दिया, किसको? ऑनर, इसको बना दिया जमींदार को। भैया यानी मेरी जमीन है, मैं किसान हूं, लेकिन खो दिया मैंने वो हक, उसका देख रेख कौन कर रहा है? जमींदार। ठीक है, मैं तो सिर्फ नाम के लिए उसमें खेती बाड़ी कर रहा हूं।
तो ये सब था। उसके बाद अराइवल ऑफ न्यू जमींदार एंड दे वर मेनली ट्रेडर। कई बार क्या होता था, नए जमींदार का आना होता था, जैसे पुराना जमींदार अगर टाइम पे नहीं पे कर पा रहा है टैक्स कंपनी को, तो नए जमींदार आते थे। सो वो क्या हो सकता है, उससे ज्यादा करप्ट हो, और वो मेनली ट्रेडर होता है। और ट्रेडर जो होते हैं, खासकर अगर बात करूं तो वो बेनिफिट में भरोसा करते हैं। सो यहाँ पे भी क्या हो, एक तरीके से पॉवर्टी की बात आ गई, गरीबाई की बात आ गई, किसकी, किसानों के लिए यहाँ पे, और कुछ नहीं, उन्हीं को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा था। अराइवल ऑफ मनी लेंडर, साहूकार इन विलेज ऑफ पीजेंट, किसानों, फिर साहूकार लोग आने लगे, लोग उनसे कर्जा लेने लगे, महाजन जिसको कहते हैं या साहूकार। तो लोग उनसे, फिर जब उनके पास टैक्स ही चुका दे रहे हैं, पैसा नहीं बच रहा है, घर खर्च, ये खर्च लेने देने के लिए, तो क्या, फिर उनसे उधार लेने लगे लोग। नहीं चुका पाते तो फिर वो अपनी भूमि को भी खो देते थे। तो इस तरीके से काफी नुकसान कुल मिला के किसका हुआ, किसानों का ही हो रहा था। स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, स्टैग्नेशन हो रहा था एग्रीकल्चर में, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट थे, खाद में हो, ठीक है, बीज में हो, ठीक है। स्टैग्नेशन मींस फिक्स्ड, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, बस जैसे को तैसा। यानी खेतीबाड़ी में बढ़ोतरी होगी कहां से, बस उन लोग को टैक्स तो चाहिए था, लेकिन जो, जब इनके पास पैसा नहीं बचेगा मेरे पास, तो मैं उस खेती में लगाऊंगा कहां से, सो बढ़ोतरी कहां से होगी खेती में। सो ये था एक। तो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, जिसका ये इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स उसने करे, ठीक है। अब एक और बात बता दूं, 1805 में, ठीक है, इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, 1805 में इसकी मृत्यु हुई। और गाजीपुर में कॉर्नवालिस की समाधि भी बनाई रखी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम, नेक्स्ट जो भी है हमारा इसका गवर्नर जनरल, उसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो नेक्स्ट कुछ और हैं, उनको देख लेते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। इसमें आया तीसरा जॉन शोर, 1793 से 98। इसके समय में क्या इंपॉर्टेंट एक फैक्ट्स है, मर्ज इलाहाबाद इनटू कंपनी, इलाहाबाद को कंपनी में मर्ज कर दिया, जोड़ दिया गया, बस एक यही इंपॉर्टेंट था इसमें। अब मेन आ रहा है लॉर्ड वेलेस्ली, इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब्सिडरी अलायंस के बारे में। सहायक संधि, सहायक संधि सुना होगा आपने। सहायक संधि क्या थी एक्चुअली में, ये सब्सिडरी अलायंस जो थी ये क्या थी एक्चुअली में, मैं ये बताऊं, ये वर्ड जो पहली बार इस्तेमाल करा गया था, जो फ्रेंच का गवर्नर था डुप्लिक्स, उसके द्वारा करा गया था। ये सहायक संधि एक ऐसा मेथड था जिसके द्वारा क्या करा जा रहा था, ब्रिटिशर्स क्या थे, जो नेटिव रूलर्स थे, जो लोकल रूलर्स थे, उनको क्या, वो एक ऑर्डर देते थे कि ये सहायक संधि के तहत हमसे मिल जाएं, किससे, ब्रिटिशर्स से मिल जाएं। सो ब्रिटिशर्स उन्हें क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट का मतलब, अगर उनका दुश्मन कोई उन्हें मार रहा है, कोई उन्हें उनका राज्य लूटना चाह रहा है, तो उसमें सपोर्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। दूसरा, उनके वहां पे जब सब्सिडरी अलायंस हो जाएगा, सो उनका जो हेडक्वार्टर है जो भी नेटिव रूलर्स का, सो वहां भी वो जाके रहेंगे। यानी कुल मिला के जो नेटिव रूलर्स हैं, अगर देखा जाए वो सब्सिडरी अलायंस में उनको फायदा नहीं था नुकसान, लेकिन एक डर था, अगर हम सहायक संधि में शामिल नहीं होते तो ब्रिटिशर्स हम पे सीधा अटैक कर देगा, वो हमारा दुश्मन बन जाएगा। तो क्या करा गया, देखिए, नेटिव रूलर्स मस्ट कीप इंग्लिश रेसिडेंट इन देयर हेडक्वार्टर। एक ये नियम बनाया, सब्सिडरी अलायंस में कुछ नियम बनाए गए, जिसमें क्या था, जो भी नेटिव रूलर रहेगा वो एक इंग्लिश रेसिडेंट का हेडक्वार्टर, अपने हेडक्वार्टर में एक जगह बनाएगा कि हाँ, इंग्लिश रेसिडेंट के लिए ये मेरा क्षेत्र है, तो मैं अब मेरे क्षेत्र में इंग्लिश आ सकता है, मतलब ब्रिटिशर्स के लिए हेडक्वार्टर टाइप उनकी आर्मी को वहां पे अपॉइंट करवा दिया। हालांकि करा क्या, अपनी आर्मी को डिसॉल्व कर दिया, लेकिन एक्सेप्ट ब्रिटिश फोर्सेस इन इट्स टेरिटरी, मतलब अपनी टेरिटरी में ब्रिटिश फोर्सेस को ला दिया, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, मैं ये बरेली का राजा हूं, ठीक है, सुन लीजिए, मैं बरेली का राजा हूं, तो ब्रिटिशर आ गए बरेली में, ठीक है, बरेली में आ गए। हालांकि आपको बताऊंगा, खान बहादुर खान ने क्या, एक साल तक, जब मुटिनी हुई थी, सिपाही मुटिनी, तो एक साल तक बरेली ही केवल ऐसा था जिसको आजाद रखा था,
समझे, आजाद रखा था। चलिए वो अभी आगे हम पढ़ेंगे जब और आएंगे फ्रीडम स्ट्रगल उसमें। फिलहाल मैं जो कह रहा हूं एक एग्जांपल के तौर पे, मैं मान लीजिए बरेली के समय राजा हूं, ब्रिटिश का शासन चल रहा है और ब्रिटिश क्या है, अब मेरे को ऑर्डर दे रही है कि अगर मैं उसकी सब्सिडरी अलायंस में शामिल नहीं होता हूं तो भाई वो आके मेरे राज्य में कब्जा कर ली। मैं एक थोड़ा सा कमजोर वर्ग मान लीजिए उस तरीके का हूं, या छोटा मेरे पास सेना है, ठीक है, सो मजबूरी है, अगर नहीं करता हूं तो वैसे ही वो हमले होंगे तो उसमें मेरे ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। सो मैंने उसकी सब्सिडरी अलायंस को मान लिया। अब वो मेरे को क्या क्या पावर देगा, उससे पहले वो मेरे से ज्यादा बेनिफिट लेगा। वो मेरे को जो पावर देगा, मेरे को कुछ पावर नहीं देगा, वो मेरे को क्या देगा, सिर्फ मेरा प्रोटेक्शन। मैं लेकिन प्रोटेक्शन तो देगा, लेकिन मैं क्या, मैं अगर आस पड़ोस में मुझे किसी से कोई एग्रीमेंट करना है, पीस एग्रीमेंट हुआ या कोई समझौता करना है, मैं नहीं कर सकता, मेरे हाथ बन चुके हैं। मैं कहने को सिर्फ यहां का राजा हूं, लेकिन मेरे अब कंट्रोल मुझे कौन कर रहा है, ब्रिटिश कर रहा है। तो ये कुछ सिचुएशन वैसी थी, ठीक है। यानी मेरी अगर आर्मी भी है ना, तो वो एक तरीके से कोई काम की नहीं है। मैं ऑर्डर ही नहीं दे सकता अपनी आर्मी को जाके लड़ो, क्यों भाई, मैं उसकी साइक संधि में शामिल हो गया हूं, ठीक है। और अब उसकी आर्मी मेरे क्षेत्र में आके अपना डेरा डाल के रह रही है। सो ये सब तरीके का ये सब होता था एक तरीके से सब्सिडियरी अलायंस में। और वुडंट रिक्रूट एनी फॉरेनर इन देयर आर्मी विदाउट प्रायर मेंशन ऑफ द कंपनी। देखो बिना कंपनी के बताए मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मुझे क्या करना है, मैं अगर कोई इंग्लिश या कोई और फॉरेनर को मैं अपॉइंट करना चाहता हूं अपने दरबार में एज ए किसी पोस्ट के लिए, या उससे कोई सलाह मशवरा लेना चाहता हूं, मैं नहीं ले सकता। अगर मेरे को जरूरी है, नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले भाई मैं नोटिस भेजूंगा, इसको कंपनी को बताऊंगा, तो कंपनी अगर हाँ बोलेगी तो हाँ मिल सकता हूं, ना बोलेगी तो ना। तो एक तरीके से मैं बंद गया ना इस सब्सिडियरी अलायंस में, खुला वो नहीं, ठीक है ना। और नेटिव वुडंट अटैक एनी अदर, और नो पीस एग्रीमेंट विद अदर साइड। ना ही मैं किसी पे हमला कर सकता हूं अगर मेरे पे कोई हमला कर रहा है। हालांकि मेरे को ब्रिटिश मदद कर रहा है, उनने ये कहा है मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन मैं हाथ बांधे हैं ना, बोल दिया एक ही बार। और पीस एग्रीमेंट में भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। नो इंटरवेंशन कंपनी मैटर्स। लेकिन देखिए कंपनी यहां मेरे ऊपर सब काम मेरा जान रही, मेरे आर्मी पे कंट्रोल कर रही है, ठीक है, और मेरे पे कंट्रोल कर रही है, ना मुझे इधर जाने दे रही है, ना किसी से मैटर ऑफ डिस्कस करने दे रही है किसी चीज का, ना कोई एग्रीमेंट पीस साइन करने दे रही है। लेकिन मैं ब्रिटिश के मैटर में नहीं बोल सकता हूं, मैं कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकता हूं। सो ये भी क्या, इसका ही एक पार्ट था सब्सिडियरी अलायंस का। कंपनी वुड प्रोटेक्ट देम ऑन अटैक। बताया ना, कंपनी मेरे को अटैक के समय में प्रोटेक्ट करेगी बस। तो ये था लॉर्ड वेलेस्ली का सब्सिडियरी अलायंस। इसमें कुछ स्टेट से जो शामिल हो गए, मैं जैसे मेरी बात कर रहा हूं ये एग्जांपल। अब देखें जो ओरिजिनल में जो शामिल हुए उनको देखते हैं। हैदराबाद 1798 में हैदराबाद भी शामिल हो गए इस सब्सिडियरी अलायंस में, ऑब्वियसली कारण समझ गए होंगे। मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में और सिंधिया 1803 में। तो ये चीज याद रखेंगे, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि सब्सिडियरी अलायंस में कौन कौन से स्टेट शामिल हुए थे। सो ये स्टेट थे। अब इसमें आपके लॉर्ड वेलेस्ली में एक बात और बता दूं, फोर्ट विलियम कॉलेज भी स्टेब्लिश हुआ था 1800 में। ये हुआ था खास आईसीएस ट्रेनिंग के लिए, इंडियन सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग के लिए, और इसके जो फर्स्ट प्रिंसिपल था जॉन गिलक्रिस्ट, ठीक है। सो ये तो रहा इसके बारे में, वेलेस्ली के बारे में क्या क्या हुआ उसके टाइम में। अब इसमें कंसिक्वेंसेस क्या था, सब्सिडियरी अलायंस तो रखा, इसका क्या फायदा, परिणाम क्या निकला इस सब्सिडियरी अलायंस का, देख लेते हैं। कंपनी कुड इन्फ्लुएंस लार्ज नंबर ऑफ नेटिव स्टेट विदाउट कंकरिंग। सीधी सी बात है, सिर्फ एक फरमान सा भेजा, डरा दिया भाई सब्सिडियरी अलायंस में शामिल हो जाओ वरना देख लो आगे क्या होगा। सो डर के मारे, मजबूरी थी, मैं शामिल हो गया था, अभी देखा ना आपने, शामिल हो गया। सो बिना लड़े वो एक तरीके से मेरे राज्य पे कब्जा कर लिया, अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा दी एक रीजन पे, ऐसे ही दूसरी जगह पे वो अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा। तो एक तरह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे कैप्चर कर रहा है पूरा पार्ट इंडिया का। यानी क्या हुआ, देखिए यहां लिखा है मैं, लोकल रिसोर्सेस एंड मार्केट। और जब मेरे पास आया सो उसको ट्रेडिंग में भी फायदा हुआ। मेरे पास यहाँ पे लोकल मार्केट, लोकल रिसोर्सेस है, उनके पास वो अगर मेरे
रीजन में नहीं आता तो उसको ये रिसोर्स मार्केट नहीं मिलता। तो अब वो आया है तो इसका बेनिफिट भी उठा रहा है ट्रेडिंग में वगैरह में, ठीक है ना। सो ये एक कंसिक्वेंसेस था, ये परिणाम निकला था सब्सिडियरी अलायंस का, उसके लिए बेनिफिशियल हुआ। भाई मेरे लिए क्या हुआ, भाई ये स्टेटों के लिए क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। ये जरूर मान सकता हूं, सिर्फ प्रोटेक्शन जरूर मिला होगा। ठीक है। कुड डिप्लॉयड लार्ज आर्मी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, मैं बताया ना अलग अलग पार्ट ऐसे ही, जैसे मेरे यहाँ पे डिप्लॉयड कर गया उसने अपनी आर्मी, वैसे ही दूसरे पार्ट पे कर गया होगा। सो ये भी एक परिणाम था। और कुड फोकस ऑन द सेलेक्टेड एनिमी। अब क्या देखिए, जब वो मेरे पास आ गया, हाँ मेरे को, मैं सब्सिडियरी अलायंस में ज्वाइन हो गया तो भाई मैं तो बंद गया ना, तो मेरे से वो टेंशन फ्री है। अब उसका जो फोकस कहाँ रहेगा, सिर्फ एक एनिमी, उसको पता अभी इसके पास जाना है, मराठा मेरा एनिमी, मैं मराठा के पास चला जाऊंगा, ठीक है ना। सिख मेरा एनिमी, सिख के पास चला जाऊंगा। सो वहां फोकस करके वो अपनी वार फेयर या वॉर टैक्टिक को क्या करेगा, वो और बढ़ाएगा, ठीक है ना, और वहां पे ज्यादा फोकस करेगा। सो ये था सब्सिडियरी अलायंस के बारे में, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया, उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके बाद के जो भी रहेंगे गवर्नर जनरल, उसको हम एक नेक्स्ट में करेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब कि नेक्स्ट स्लाइड लाऊंगा मैं तब, या नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तब। अभी फिलहाल थोड़ा सा मेरा मोबाइल डाउन हो रहा है, डेट्स वाई मेरे को अभी रखना पड़ेगा। सो जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू और जय हिंद।